नमस्कार, मेरा नाम है रेनू। मैं एक एडवोकेट और सोशल वर्कर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि घरेलू हिंसा से प्रताड़ित पुरुष कहाँ और कैसे शिकायत कर सकते हैं, उनके लिए कानून में क्या उपाय एवं उपचार दिए गए हैं। जैसा कि हम सब बहुत सालों से सुनते और देखते आए हैं कि घरेलू हिंसा की शिकायत घरेलू हिंसा एवं दहेज उत्पीड़न की शिकायत महिलाएं ही पुरुषों पर या ससुराल पक्ष पर लगाती रही हैं। लेकिन अब ज़माना जैसे जैसे बदल रहा है, महिलाओं के साथ इस तरह के अपराध होने में कुछ कमी आई है, लेकिन साथ ही साथ पुरुषों की तरफ इस तरह के अपराध होने की संख्याओं में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जिसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट द्वारा भी अपने फैसले में या निर्णय में कुछ उचित बदलाव किए गए हैं कि अब घरेलू हिंसा अधिनियम सिर्फ महिलाओं पर ही नहीं पुरुषों पर भी लागू होता है कि महिलाएं भी पुरुष को प्रताड़ित कर रही हैं, और यदि कोई महिला पुरुष को प्रताड़ित करती है तो उसके खिलाफ भी कोर्ट में केस किया जा सकता है और उसे भी सज़ा हो सकती है। तो इस मामले से संबंधित केस की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। मैंने महिलाओं पे बहुत सारी वीडियोस बनाई है महिलाओं के वेलफेयर में, जिस वीडियोस को देखने के बाद बहुत सारे पुरुष मित्रों ने मुझसे ये ईमेल और कमेंट करके पूछा कि आपने महिलाओं की समस्याएं तो हल कर दी, पर यदि कोई पुरुष परेशान है, वो घरेलू हिंसा से पीड़ित है या उसके साथ उसकी बीवी गलत व्यवहार कर रही है या उसे डराती धमकाती है या उसे ब्लैकमेल कर रही है, तो उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है या कानून में इसके लिए क्या प्रावधान है, कृपया करके बताएं। आप सबके इस रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाई है। कृपया पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जैसा कि हम सब सालों से सुनते आ रहे हैं कि महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, किसी महिला के साथ बदतमीजी हुई है या डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या दहेज उत्पीड़न किया जा रहा है किसी महिला का, उसका पति या ससुराल वाले उसको मारते पीटते और धमकाते हैं। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए सरकार द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम और दहेज उत्पीड़न के कानून बनाए गए थे, जिससे महिलाओं को काफ़ी हद तक इससे राहत मिली है। साथ ही साथ कुछ महिलाएं इसका गलत उपयोग भी कर रही हैं, जिसके चलते कुछ सीधे साधे पुरुषों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वीडियो में मैं आपकी इसी समस्या से संबंधित कुछ उपाय बताऊंगी, जिसे जानकर आप आसानी से अपने घरेलू हिंसा और किसी महिला द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं तो ऐसी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। जिस तरह पहले महिलाओं के साथ प्रताड़ना आम बात हो गई थी या घरेलू हिंसा आम बात हो गई थी, उसी तरह आजकल पुरुषों के साथ इस तरह की समस्याएं बहुत सामने आ रही हैं। बहुत सारे पुरुषों को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और वो परेशान हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि इस समस्या का हल कैसे किया जाए। उन्हें लगता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम सिर्फ महिलाओं के लिए ही बनाया गया है, इसमें पुरुषों के लिए कोई सुविधा नहीं है या पुरुष इस समस्या से निजात पाने के लिए कोई भी कानूनी मदद नहीं ले सकता है। मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह महिलाएं क्रूरल्टी के बेसिस पे पति के खिलाफ केस दर्ज कराकर उन्हें सबक सिखाती हैं, उसी तरह पुरुष भी महिलाओं को सबक सिखाने के लिए उत्पीड़न के ग्राउंड पर ही क्रूरल्टी का केस करा के उन्हें सबक सिखा सकते हैं। उत्पीड़न सिर्फ पुरुष द्वारा ही महिला पर नहीं किया जाता है, महिलाओं द्वारा भी पुरुष को प्रताड़ित किया जाना एक हिंसा की श्रेणी में ही आता है, जो शारीरिक या मानसिक किसी भी तौर पर हो सकता है। हिंसा सिर्फ शारीरिक तौर पर किसी को चोट पहुंचाकर, मार पीट कर या इस तरह से नुकसान पहुंचाकर ही नहीं किया जाता। कुछ भी इस तरह का अपशब्द बोलना, ताने देना या बातों से टॉर्चर करना या आत्महत्या करने जैसी बात को लेकर धमकाना या दहेज का मुकदमा कर देने की धमकी देना, ये सब मानसिक क्रूरता की श्रेणी में ही आते हैं। तो यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी की प्रताड़ना से परेशान है, जिस तरह महिलाएं उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराकर पति को सबक सिखाती हैं, उसी तरह यदि कोई पत्नी अपने पुरुष को प्रताड़ित कर रही है तो वह भी पुलिस में उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराकर उसे सबक सिखा सकता है।
क्रूएल्टी या उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराने का हक सिर्फ महिलाओं को ही नहीं है, बल्कि पुरुषों को भी है। इस बात का ध्यान रखें। और सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि यदि आपने कुछ गलत नहीं किया है, आप निर्दोष हैं और आप अपनी पत्नी को प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं, आपने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है, आपकी पत्नी ही आपको टॉर्चर या प्रताड़ित कर रही है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कानून सज़ा दोषी को ही देता है, निर्दोष को नहीं। आपको बस ये साबित करना होगा कि आपकी पत्नी आपके साथ किस किस तरह का व्यवहार कर रही है। उसके लिए कुछ सबूत आपको रखने होंगे, जैसे जब आपकी पत्नी आपके साथ बदतमीजी करे, धमकाए या इस तरह का कुछ करे, तो उसकी ऑडियो या वीडियो बनाकर रखें। ये बाद में आपको सही या बेगुनाह साबित करने में बहुत काम आएगी। और जब आपकी पत्नी आपको लगातार इस तरह की धमकी दे रही हो कि वो आपके ऊपर दहेज का मुकदमा कर देगी या आत्महत्या करेगी और आपको दहेज मांगने के जुर्म में या उत्पीड़न के जुर्म में पुलिस कंप्लेन करके आपको जेल करा देगी, आपको सज़ा होगी, जब भी इस तरह का लगातार आपके साथ हो रहा हो तो इसे बर्दाश्त ना करें। क्योंकि अगर आप अपराध को सहते हैं या बर्दाश्त करते हैं तो अपराधी को और मौका मिलता है अपराधी को और मौका मिल जाता है, उसकी हिम्मत हौसला और बढ़ती है और वो आपके साथ इससे भी बड़ा अपराध करने की हिम्मत करता है। तो अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पत्नी के खिलाफ़ पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। आप कुछ सबूतों के साथ पुलिस में जाएं कि आपकी पत्नी आपको इस तरह से प्रताड़ित कर रही है और वहाँ पे अपने पत्नी के खिलाफ़ FIR कराएं। सोचने में या सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मेल लोगों के लिए ये पॉसिबल होना कि उसकी वाइफ ने उसे प्रताड़ित किया है या उसकी बीवी उसे परेशान कर रही है, कुछ लोग बहुत हेजिटेट होते हैं, घबराते हैं और ऐसा करने से डरते हैं कि भाई समाज में उनकी क्या इमेज होगी, लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे या पुलिस क्या सोचेगी। तो अगर आप इन सब बातों को सोचकर डरते और घबराते रहेंगे तो आप ऐसे ही प्रताड़ित होते रहेंगे और आपकी पत्नी कानून का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर आपके ऊपर केस कर आपको ज़बरदस्ती फंसा देगी और आप अपने आप को बेगुनाह साबित भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको लगातार इस तरह की धमकी मिल रही है या प्रताड़ित हो रहे हैं तो आपके लिए FIR करना बहुत कंपलसरी हो गया है। पुलिस में कंप्लेन ज़रूर करें। ये कंप्लेन बाद में अगर आपकी पत्नी आपके खिलाफ़ डोमेस्टिक वायलेंस या DV एक्ट में मुकदमा करती है, डोमेस्टिक वायलेंस या दहेज उत्पीड़न DV एक्ट में मुकदमा करती है, तब भी आपके बहुत काम आएगा कि आपकी पत्नी आपको प्रताड़ित कर रही थी, जिसकी शिकायत आपने पुलिस में की थी। आपके पास एक प्रूफ होगा अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। यदि आपके पत्नी की ये सब बातें सिर्फ एक धमकी ही होंगी, वो आपको डरा धमका कर आपके परिवार से, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों से अलग करने के लिए या अपने मर्जी के हिसाब से आपको चलाने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए ही आपको डरा धमका रही थी, परेशान कर रही थी, तो जब आप मामला पुलिस के पास ले जाएंगे तो आपकी पत्नी इतने पे ही परेशान हो जाएगी, डर जाएगी और वो इस बात को यहीं पे ख़त्म कर देगी। आगे आपके खिलाफ़ ना तो कोई इस तरह का प्रयास करेगी, ना आपको डराएगी धमकाएगी। यदि उसका उद्देश्य सिर्फ आपको अपनी तरफ खींचना ही था, अपने मर्जी के हिसाब से चलाना ही था, तो वो पुलिस कंप्लेन जाने के बाद पुलिस जब आके उससे छानबीन करेगी, पूछताछ करेगी, तो उसके मन में भी एक डर होगा कि ये मेरे हिसाब से नहीं चलेंगे, बल्कि जो सही है, सच है, उसी का साथ देंगे। तो इस तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती आपके साथ दोबारा करने की हिम्मत नहीं करेगी। हो सकता है पुलिस FIR के बाद ही आपकी पत्नी शांत हो जाए, नॉर्मल हो जाए और आपके साथ दोबारा ऐसा व्यवहार ना करे और आप वापस खुशी खुशी अपने परिवार और पत्नी के साथ रह सकें। पर यदि आपकी पत्नी ऐसा नहीं करती है तो आप क्रूएल्टी के बेसिस पे ही कोर्ट में केस करके आप अपने पत्नी से तलाक की मांग भी कर सकते हैं। यदि आपकी पत्नी आपके साथ रहना चाहती है, आपके साथ जुड़ के रहना चाहती है, उसे अपना घर नहीं तोड़ना, वो आपके साथ खुश है, वो इस तरह की धमकी या आपको डराना या उत्पीड़न करना सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए ही कर रही है या आप पर अपना हक जमाने के लिए, रौब जमाने के लिए कर रही थी, तो आपकी पत्नी सुलह करने की या
अपनी गलतियों को मानने की कोशिश करेगी और आपसे कहेगी कि जो भी हुआ उसकी एक गलती थी, जो भी हुआ वो उसकी एक गलती थी और वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। और यदि आपकी पत्नी आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती, आपसे अलग होने के लिए ही उसने ये सब कुछ किया है, तब आपके पास तलाक लेना ही एक विकल्प बचता है। और क्रूअल्टी के बेसिस पे आप ही मुकदमा करके उससे डाइवोर्स ले लें तो ही अच्छा है, क्योंकि जब आप पहले मुकदमा कर देंगे क्रूअल्टी का तो आपकी वाइफ आपके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का या घरेलू हिंसा का या इस तरह के फर्जी मुकदमे अगर कराती भी है तो वो उतने असरदार नहीं होंगे और वो आपको फंसा कर आपकी पत्नी गलत कानून का गलत इस्तेमाल करके आपको सज़ा नहीं करवा पाएगी। आप बेगुनाह हैं, इस बात का सबूत ये होगा कि आपकी वाइफ ने आपके साथ जो कुछ भी किया है उसकी कंप्लेन आपने पुलिस में दी है। उसके साथ ही साथ आपने क्रूअल्टी के बेसिस पे डाइवोर्स की भी मांग की है। इस आपकी पत्नी अपने बचाव में और आपको फंसाने के लिए ये सब आप पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, इसलिए आप सज़ा से बच जाएंगे और साथ ही साथ आप ऐसी पत्नी से भी बच जाएंगे जो आपको इतना मेंटल टॉर्चर कर रही है और आप उससे परेशान हो गए हैं और अब आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। क्रूअल्टी के बेसिस पे मुकदमा करने के बाद भी अगर आपकी पत्नी शांत नहीं होती है, उसका व्यवहार वैसे ही रहता है और वो उसी तरह बर्ताव करती है और उसको लगता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, वो अब भी उतना ही वायलेंट है और आप के साथ उसी तरह बदतमीजी कर रही है, उतना ही प्रताड़ित कर रही है, उसी तरह आपको डरा धमका रही है, तब मैं आपको यही कहूँगी कि आप डाइवोर्स ही ले लें, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ रहना जिसके साथ आप मानसिक शांति भी नहीं रख सकते, पूरी लाइफ नामुमकिन है। ऐसे हालात में आप दोनों का अलग हो जाना ही ठीक है। पहले एफआईआर और क्रूअल्टी के बेसिस पे मुकदमा करने का एक फ़ायदा आपको यही होगा कि आपकी पत्नी आपको गलत तरीके से फंसाकर आपको सज़ा नहीं करवा पाएगी। इसलिए अगर आप परेशान हैं तो मैं बार बार यही कह रही हूँ आपको कि आप पहले ही, इससे पहले कि आपकी पत्नी आपके खिलाफ़ कोई एफआईआर करे, कोई केस करे या कोई पुलिस कंप्लेन करे, उससे पहले आप ही अपने प्रताड़ित होने का एफआईआर पुलिस में कर दें। यही आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। यदि आप अपनी पत्नी के इस व्यवहार और इतना सब कुछ होने के बाद भी चाहते हैं कि आप एक और मौका दें अपने रिश्ते को, अपनी वाइफ को, और एक बार फिर से घर बसाने का प्रयास करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपकी वाइफ घर आएगी इस बार, अगर इतना कानूनी प्रक्रिया और न्यायालय तक जाने के बाद अगर घर आकर आपकी वाइफ को कोई भी मौका दिया जा सकता है कि वो शांति से रह सकती हैं, या आप वापस अपना घर बसाना चाहते हैं, रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते, तो आप हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 सेक्शन 9 में जब आप जाते हैं तो आपके पास ये विकल्प रहता है कि कोर्ट द्वारा आपकी और आपके वाइफ की काउंसलिंग की जाती है। और जब धारा 9 के अंतर्गत आप परिवार न्यायालय में मांग करते हैं अपने परिवार को वापस बसाने की, तो वहाँ पे काउंसलर द्वारा आप दोनों की काफ़ी काउंसलिंग की जाती है। दोनों लोगों को बुलाकर कई तारीख पर आप लोगों की बातें सुनी जाएगी, आपके बीच में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, दोनों को समझा बुझाकर मामला सुलझाने का प्रयास भी किया जाएगा। परिवार न्यायालय का प्रयास यही रहता है कि जो भी मामले उनके पास आएँ वो वापस उन्हें समझा बुझाकर उनकी काउंसलिंग करके उनका घर बसाने का प्रयास करें। 99% मामले सेटल हो ही जाते हैं परिवार न्यायालय में जाके। अगर दोनों पक्ष में ज़रा भी गुंजाइश है, कोई गलतफहमी आ गई है या किसी बात को लेकर एक दूसरे से नाराज़ हैं या उनके मन में कोई मनमुटाव आ गया है जिसकी वजह से ये दरार बढ़ती जा रही है और उनके बीच में इतना बड़ा डिफरेंस आ गया है, तो परिवार न्यायालय में जाकर काउंसलर की मदद से उनका घर वापस बसने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसे में धारा 9 बहुत ही कारगर साबित होता है। परिवार न्यायालय में एक बार अपील करके आप अपनी पत्नी को काउंसलिंग कराने का पूरा मौका देते हैं। साथ ही साथ आपकी भी काउंसलिंग की जाती है कि यदि आपकी पत्नी का बर्ताव ऐसा हो तो आपको कैसे उसके साथ व्यवहार करना है, और पत्नी को भी समझाया जाता है। तो दोनों लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका ज्ञान परिवार न्यायालय के काउंसलर बहुत अच्छी तरह से करवा देते हैं। तो अगर आप इतना सब होने के बाद भी
अगर इतना सब होने के बाद भी अपना घर वापस बसाना चाहते हैं तो आपके पास एक अधिकार और है कि आप हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 में जाएं और वहां से अपने परिवार को फिर से बसाने की अपील करें। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आपका पार्टनर भी ऐसा चाहता हो। यदि किसी पत्नी ने किया है केस, तो अगर उसका पति उसके साथ नहीं रहना चाहता तो कोई भी काउंसलर या कोई भी परिवार न्यायालय समझा बुझा कर उस रिश्ते को वापस सुलह समझौता करके बसा नहीं सकता है। पर यदि किसी गलतफहमी की वजह से उनके बीच में दरार है तो उसे सॉल्व किया जा सकता है। तो परिवार न्यायालय समझौता दोनों पक्ष की सहमति से ही कराता है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता। अगर उनके समझाने बुझाने के बाद दोनों पक्षों में बातें समझ आ जाती हैं और दोनों लोग सहमत हो जाते हैं कि हाँ, उनके बीच में जो कुछ भी था अब वो उसे भूल कर खुशी खुशी आगे की ज़िंदगी जीना चाहते हैं और अपना घर बसा कर एक साथ रहना चाहते हैं, तो परिवार न्यायालय उनको एक मौका ज़रूर देता है। पर यदि समझाने बुझाने और काउंसलिंग करने के बाद भी दोनों पक्षों में कोई बदलाव या सुलह समझौते का चांस नहीं दिखता, तो वहाँ से भी आपको वापस कोर्ट में डाइवोर्स के लिए ही जाना पड़ता है। तो वहाँ से भी वापस मामला कोर्ट में भेज दिया जाता है, जहाँ पे मजिस्ट्रेट की देखरेख में आप दोनों पक्षों की सुनवाई करके जो उचित निर्णय होता है वो मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस टॉपिक को लेके बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लेख मैंने एक अच्छे से डिस्क्राइब करके एक एक बातें अपनी वेबसाइट a2zkanun.com की वेबसाइट पे लिखी है। अगर इस पोस्ट से संबंधित और अधिक डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट a2zkanun.com पे विज़िट करें। वहाँ आपको इस वीडियो से संबंधित एक डिटेल में पोस्ट मिल जाएगा, जिसमें इससे संबंधित एक दो कुछ केसेज हैं जिनका एग्जाम्पल दे के मैंने समझाया है कि किन किन केसेज में पतियों ने घरेलू हिंसा का केस अपनी पत्नियों पर किया था और उस पर किस हिसाब से कोर्ट की प्रतिक्रिया रही है या क्या कोर्ट ने फैसला किया है। तो आप अधिक जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट a2zkanun.com पर विज़िट करें। यदि मेरी वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी और भी लोगों तक मिल सके। आशा करती हूँ उन सभी से जिन्होंने इस तरह का सवाल मुझसे पूछा था कि वो भी घरेलू हिंसा से परेशान हैं या उनकी पत्नी उन्हें प्रताड़ित करती है और उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए, उनके लिए कानून में क्या उपाय हैं, उन्हें बताया जाए। तो मैंने इस पोस्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि किस तरह यदि आप अपनी पत्नी से प्रताड़ित हैं तो आप के लिए कानून में क्या उपाय हैं और उसकी मदद से आप उससे कैसे बच सकते हैं या उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। यदि वीडियो देखने और पोस्ट पढ़ने के बाद भी आपके कोई सवाल हैं, कुछ बातें आपको समझ नहीं आती हैं या क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप इस पोस्ट या वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं आपको बताऊंगी